हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्रॉनिकल समसामयिक दिसंबर महीने की मैगजीन पर चर्चा करेंगे। उसमें से एक नए चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला कौन सा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो देखिए, जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला। ये क्या है आपका? जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला। देखिए, यहाँ पर जापान और भारत के मध्य एक साझेदारी के लिए एक समझौता हुआ है। और किससे संबंधित है? यह सेमीकंडक्टर की आपूर्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अक्टूबर 2023 को भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। यानी भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर के आपूर्ति को लेकर एक समझौता हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, क्या है सेमीकंडक्टर? ये क्या है, इस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर एक कुचालक एवं सुचालक, सेमीकंडक्टर कुचालक एवं सुचालक के बीच की कड़ी होती है। यानी कि सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है ना तो पूर्ण रूप से कुचालक होता है और ना तो पूर्ण रूप से सुचालक होता है। यानी कि ये दोनों के मध्य होता है। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। कुचालक के भी गुण पाए जाते हैं और सुचालक के भी गुण पाए जाते हैं। इनकी जो विद्युत चालकता होती है ना, क्या होती है? ये विद्युत चालकता होती है कुचालक से अधिक, क्या होती है? कुचालक से अधिक होती है और सुचालक से कम होती है। जैसे एक कुचालक क्या है? एक शीशा क्या है? एक कुचालक पदार्थ होता है और तांबा कह सकते हैं आप, जो है सुचालक पदार्थ होता है। तांबे में विद्युत गतिशीलता या विद्युत चालकता ज़्यादा होती है, इसलिए ये ऊष्मा का या ऊर्जा का क्या है? सुचालक हुआ। उसी तरीके से जो शीशा है उसमें विद्युत का चालकता शून्य होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कुचालक पदार्थ कहा जाता है। तो सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, इन दोनों के बीच का पदार्थ होता है। यानी कि इसमें सुचालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो यही सेमीकंडक्टर के संबंध में दोनों देशों के मध्य एक सहयोग ज्ञापन समझौता हुआ है। तो चलिए देखिए आगे क्या है इसमें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एमओसी का उद्देश्य, एमओसी का मतलब सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को संवर्धित करता है। इस एमओसी पर दोनों देशों के बीच जुलाई 2023 में हस्ताक्षर हुए थे। यह एमओसी 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। यानी कि जो समझौता ज्ञापन हुआ है कितने वर्ष के लिए हुआ है? तो 5 वर्ष के लिए हुआ है। आगे देखते हैं। लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाने और पूरक शक्तियों का लाभ उठाने के अवसरों पर G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार, और B2B व्यवसाय से व्यवसाय यानी बिजनेस टू बिजनेस, दोनों तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाए जाएंगे। अगला देखते हैं। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जापान अमेरिका के बाद दूसरा स्क्वाड भागीदार है। यानी इससे पहले अमेरिका ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं। जापान में लगभग 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र है
और यह सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक ऐसी सामग्री है जिसकी चालकता सुचालकों और कुचालकों की चालकता के मध्य की होती है। यही जो हम लोग चर्चा भी किए वही बात है। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे शुद्ध तत्वों के रूप में हो सकते हैं, यानी किससे बने हो सकते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने हो सकते हैं। तो इसमें देखिए पूछेगा कि भारत और किस देश के मध्य हाल ही में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए समझौता हुआ है, तो जापान है। और इससे पहले ये जो है अमेरिका के साथ भारत का ऐसा समझौता हो चुका है। और ये जापान के साथ जो समझौता हुआ है कितने वर्ष के लिए हुआ है? तो भी हम लोगों ने देखा कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्रीलंका द्वारा, यहाँ पर देखिए अगला, श्रीलंका द्वारा निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। श्रीलंका द्वारा क्या किया गया है? निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यानी कि निःशुल्क वीजा के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी वो किस रूप में है? पायलट के रूप में। यानी कि अभी इसको लागू नहीं किया गया है, उसको बस पायलट के रूप में अभी लागू किया गया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। आगे देखिए लिखा है क्या? श्रीलंका ने हाल ही में 7 देशों भारत, रूस, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिकों को निःशुल्क वीजा देने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यानी कि कितने देशों को निःशुल्क वीजा देगा श्रीलंका? तो 7 देशों को। ठीक है, कितने देश हैं? 7 देश, उसमें अपना देश भारत भी शामिल है। यह परियोजना इन देशों के विदेशी नागरिकों को 31 मार्च 2024 तक मुफ्त में वीजा प्राप्त करने की अनुमति देगी। यानी कि जो वीजा होगा वो मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, और कब तक? 31 मार्च 2024 तक। उपरोक्त देशों के पर्यटकों से वीजा जारी करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर ये नागरिक वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो इनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वे हवाई अड्डे पर आगमन पर एक विशेष फॉर्म भर सकते हैं। जब वो हवाई अड्डे पर आएंगे तो एक फॉर्म भर देंगे और उनका जो किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना, जो श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा। देखिए, जो श्रीलंका 7 देशों को निःशुल्क वीजा देने की इसने परियोजना शुरू की है। अब ये उद्देश्य उसका क्या है? उद्देश्य ये है कि जो विदेशी पर्यटक आएंगे तो विदेशी मुद्रा आएगी, तो इससे जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। यही यानी कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा श्रीलंका कर रहा है। श्रीलंका के बारे में हम लोग जानते हैं, भारत का क्या है? पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। और हम जानते हैं कि ये भारत से जो किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो पाक जल संधि द्वारा यह देश भारत से अलग होता है। इसकी राजधानी क्या है? हम लोग राजधानी पर चर्चा कर लेते हैं। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। पहले राजधानी कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन अब हो गई है श्री जयवर्धनेपुरम। इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ पर जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण होता है कि पड़ोसी देशों में राष्ट्राध्यक्ष कौन है। तो यहाँ का राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। कौन है ये? रानिल विक्रमसिंघे है। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि जो पीएम है वर्तमान में, दिनेश गुणवर्धन यहाँ के क्या है? पीएम है।
और श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है और भारतीय उपमहाद्वीप का एक देश भी है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सुल्तान इब्राहिम बने मलेशिया के राजा। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के राजा बने। ठीक है, ये क्या बने हैं? मलेशिया के राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम। देखिए मलेशिया की सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, मलेशिया देश है क्या, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। मलेशिया जो देश है ना, वो दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, एशियाई महाद्वीप का देश है, लेकिन कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व एशियाई देश। ठीक, यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ की जो राजधानी है, आप क्या कह सकते हैं राजधानी? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी कुआलालंपुर है। और जो मुद्रा है यहाँ की क्या है? रिग्गिट। रिग्गिट मुद्रा का नाम क्या है यहाँ पर? रिंगिट या रिग्गिट। यहाँ पर ये चूँकि ये इस्लामिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश है, कंट्री कहेंगे। और यहाँ की जो भाषा है, देखिए भाषा महत्वपूर्ण है यहाँ की, ये भाषा मलय है। देखिए भारतीय इतिहास में मलय देश नाम आता है, तो मलय देश या जो है मलय क्षेत्र, तो ये मलय देश यही है आपका, जहाँ जहाँ मलय भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र को या देश राष्ट्रों को मलय राष्ट्र कहा जाता है। तो उसमें मलेशिया भी एक देश है जो मलय के रूप में जाना, क्योंकि इसका जो नाम इतिहास में आएगा, मलेशिया नाम तो नहीं आएगा, तो ये मलय नाम से इसका इतिहास में चर्चा होती है कहीं भी पर भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मलेशिया के शाही परिवारों ने जोहोर राज, ठीक, किस राज? जोहोर राज के शासक सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को देश का नया राजा चुना है। शाही महल ने 27 अक्टूबर 2023 को यह जानकारी दी। यानी कि यहाँ पर जो राजा कौन बने हैं, पूछ लेगा हाल ही में मलेशिया के कौन राजा बनाए गए हैं, तो सुल्तान इब्राहिम बने हैं। और किस राज्य के हैं ये? जोहोर राज्य के शासक। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए सुल्तान इब्राहिम 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला, वर्तमान में कौन राजा हैं? अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। सुल्तान इब्राहिम को 17वां राजा चुना गया है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, इनको जो सुल्तान इब्राहिम राजा चुने गए हैं कौन से क्रम के हैं? तो 17वें हैं। आगे देखेंगे सुल्तान इब्राहिम पहांग, इस लाइन में देखिए, सुल्तान इब्राहिम पहांग राज के शासक सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद की जगह लेंगे। मलेशिया में राजा का पद काफ़ी हद तक औपचारिक होता है, यानी कि फॉर्मेलिटीज ही होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है यहाँ पर, लेकिन वे प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख नियुक्तियों की देख रेख करते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वैसे यहाँ पर भी जो है प्रधानमंत्री की नियुक्तियों की देख रेख, यानी कि नियुक्तियों की जो प्रधानमंत्री की नियुक्तियाँ होती हैं वे संभवतः यहाँ के जो है राजा होते हैं उन्हीं के द्वारा होती है, इसलिए यहाँ पर ये पद थोड़ा महत्वपूर्ण है, बाकी तो केवल औपचारिकता है। मलेशिया में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण हाल के वर्षों में राजशाही अधिक प्रभावशाली हो गई है। मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में राजा का चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा का नाम याद रखेंगे, कौन राजा बनाए गए हैं और किस क्रम के बनाए गए हैं, तो 17वें क्रम के हैं। ठीक है, और बाकी तो औपचारिकता है। आगे देखिए, चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट पिको। किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट पिको? तो ये स्लोवाकिया, कौन सा देश है? स्लोवाकिया। और इनका नाम क्या है प्रधानमंत्री का? रॉबर्ट पिको। कौन है ये? रॉबर्ट पिको। चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं स्लोवाकिया के जो भौगोलिक स्थिति। स्लोवाकिया जो देश है ना,
यूरोप महाद्वीप का देश है, एक विकसित देश है। और चूँकि इसके आसपास जो विकसित देश हैं तो विकास का प्रभाव यहाँ पर भी है, स्लोवाकिया में भी है। इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। इसकी राजधानी क्या? ब्रातिस्लावा। और जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा है ब्रैटिस्लावा। मुद्रा जो है क्या है? वो ब्रैटिस्लावा है। स्लोवाकिया की चर्चा जो है प्रथम विश्व युद्ध में भी होती है। अगर विश्व इतिहास आप कहीं देखेंगे तो स्लोवाकिया जो है देश, इसकी चर्चा होती है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? रॉबर्ट फिको। तो देखिए लिखा क्या है, रॉबर्ट फिको 26 अक्टूबर 2023 को चौथी बार यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। किस क्रम में बने हैं? लगातार 4 बार बने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये नहीं लिखा है लगातार 4 बार बने हैं, लेकिन चौथी बार बने हैं। ये तो ये आवश्यक नहीं है कि लगातार ही हो, बीच में गैप भी हो सकता है। सितंबर 2023 में चुनाव में 22.94% वोटों के साथ उनकी पार्टी SMER, पार्टी का नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको याद रखेंगे। उसकी पार्टी का क्या नाम है? SMER। पार्टी ने हलास और अति राष्ट्रवादी स्लोवाक नेशनल पार्टी SNS के साथ गठबंधन सरकार बनाई है। इस गठबंधन की वजह से उन्हें यूरोपीय संसद में समाजवादी समूह से निलंबित कर दिया गया। रॉबर्ट फिको वर्ष 2006 में पहली बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। 2006 में पहली बार बने थे। इस बार जो बने हैं वो चौथी बार बने हैं। यहाँ पर फिको ने अपना राजनीतिक करियर 1986 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्लोवाकिया के साथ शुरू किया था। रॉबर्ट फिको का जन्म 15 सितंबर 1964 को हुआ था। तो देखिए इनका नाम पूछ लेगा कि स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पहले तो इनका नाम पूछ लेगा और इनकी जो पार्टी का नाम है SMER पार्टी नाम है। कितनी बार बने हैं? चौथी बार बने हैं। हाँ, और बाकी तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन 24-25 अक्टूबर 2023 को सऊदी अरब के रियाद में। कहाँ पर? सऊदी अरब की रियाद क्या है? वहाँ की जो राजधानी है ना, उसका नाम क्या है? रियाद। और यहाँ की जो मुद्रा है ना, वो क्या है? मुद्रा रियल है। मुद्रा का नाम यहाँ पर क्या है? ये रियाल मुद्रा है। और जो है रियाद राजधानी, यहाँ की राजधानी, उसका नाम क्या है? रियाद। ठीक है, तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII फोरम का आयोजन किया गया। भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस आयोजन में भाग लिया। FII के 7वें संस्करण की थीम द न्यू कंपास है, जो नई वैश्विक व्यवस्था पर केंद्रित है। इस आयोजन में विश्व के प्रमुख निवेशकों, व्यापारिक नेताओं, नीति निर्माताओं, अन्वेषकों और खोजकर्ताओं की भागीदारी रही। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। FII इंस्टीट्यूट एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य निवेशकों के नए रास्तों पर चर्चा करने के लिए विश्व भर से सरकार और व्यापारिक नेताओं को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पूछेगा इस जो इनिशिएटिव है इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्यूचर इनिशिएटिव, तो आप पाएंगे सऊदी अरब के रियाद में किया गया। और ये किस क्रम का था? तो ये आप पाएंगे 7वां। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। FII की गतिविधियां मुख्यतः 4 क्षेत्रों कृत्रिम मेधा एवं रोबोटिक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्थिरता पर केंद्रित। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए देखिए
यहाँ पर आठवां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, 2023 किस क्रम का है? ये 8वें क्रम का है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग यही चर्चा कर ही लेते हैं ब्रिक्स है क्या, फिर आगे समझ में आएगा। ब्रिक्स क्या है? एक विश्व में जो यहाँ पर देखिए, ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक संगठन है, 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऐसा माना जाता है कि ये जो 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, ये विश्व की जो है उभरती हुई आवश्यकताएं हैं। और ये जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की अर्थव्यवस्था का ये काफ़ी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं, एवं इस देशों में जनसंख्या भी अधिक है, यानी कि मानव संसाधन भी ज़्यादा है। तो ऐसा माना जाता है कि ये भविष्य में ये संगठन बहुत शक्तिशाली होगा। तो देखिए, ये जो एक संगठन है, देशों का संगठन है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। कहाँ पर? 2009 में रूस में हुई थी। पहले ही जो था ये ब्रिक ही का केवल था। पहले जब 2009 में स्थापना हुई तो इसका नाम केवल ब्रिक हुआ करता था, यानी कि इसमें यस नहीं लगा था। इसका मतलब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। पहले जो 4 ही देश थे इसमें, यानी कि आप कह सकते हैं पहले ब्राज़ील था, रूस था, इंडिया, चीन या इंडिया, ठीक है, ये 4 देश थे। और इसमें 2010 में एक देश और शामिल हो गया। तो आप कहेंगे ये कौन सा देश है? ये साउथ अफ्रीका। कौन सा देश? साउथ अफ्रीका है, 2010 में शामिल हुआ। और ये जो ब्रिक्स है ना, जो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, इसका प्रथम सम्मेलन भी यही माना जाता है। और रूस का एक जो शहर है ना, उस शहर का नाम है एकातरीनबर्ग। एकातरीनबर्ग इसका नाम है, एकातरीनबर्ग। यहीं पर स्थापना हुई है। तब से लेकर लगातार हर वर्ष जो है ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, हर वर्ष लगभग किया जाता है। 2021 में जो सम्मेलन हुआ था, 2021 में हुआ था, भारत में हुआ था। और एक जो 13वां सम्मेलन था, 13वां हुआ था। जो 14वां हुआ 2022 में हुआ। कहाँ पर? 2022 में जो सम्मेलन हुआ था ना, वो चीन में हुआ था 2022 में। ये कौन सा? 14वां था। और इसके बाद जो 15वां हुआ है, इस वर्ष हुआ 2023 में हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? अफ्रीका में। इसका जो सम्मेलन होता है प्रत्येक वर्ष ना, इसके सदस्य देशों यानी कि 5 देशों में कहीं पर जरूर होगा। तो देखिए 2021 में भारत हुआ था, 13वां था, इसको नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। फिर 2022 में 14वां था, ये आपका 14वां था। कहाँ पर? चीन में था। फिर 15वां इसी वर्ष हुआ है 2023 में, जुलाई के महीने में। कहाँ पर हुआ है? तो ये अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इसी ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, इसी का सम्मेलन किस प्रकार का है? ये प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं। हालांकि जो सम्मेलन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष होता है, मुख्य सम्मेलन उससे अलग है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये देखिए द्वारा 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक, इसलिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न क्योंकि ये भारत में हुआ है। तो पूछेगा अगर 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में आप बताएंगे। सम्मेलन में ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों, ब्रिक्स एवं गैर ब्रिक्स देशों के अन्य हितधारकों समेत 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, इसको याद रखिएगा, नोट्स में लिखिएगा। प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम और परिप्रेक्ष्य चुनौतियाँ। ये कभी कभी जो सम्मेलन की थीम पूछ लेता है, जो हेडलाइन पूछ लेता है, या विषय टॉपिक पूछ लेता है किस पर, तो इसलिए यहाँ पर याद करना जरूरी रहता है, ताकि अगर ऑप्शन में आए तो वो कर ले जाएं।
आगे देखिए, वर्ष 2025 में 9वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। यानी कि अगला होगा 2025 में, इस बार होगा, अगला कहाँ होगा, जो है 2025 में। 2023 में कहाँ हुआ, भारत में 8वां हुआ, और 9वां 2025 में होगा कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये भी यहाँ पर नोट करिएगा। यह ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा अधिकारियों के बीच सहयोग और अनुभव साझा करने और आपसी सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आगे देखेंगे, इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय। ठीक है, अभी देखिए हाल ही के दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो संघर्ष हो रहा था ना, उस संघर्ष में जो वहाँ पर अन्य विदेशी नागरिक रह रहे थे ना, उनमें असुरक्षा की भावना आ गई थी। तो बहुत से भारतीय भी इजराइल में फंसे हुए थे। तो उन्हीं को लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन यानी कि एक लक्ष्य रखा, एक कार्यक्रम रखा। तो उसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय से याद आ रहा है कि 1999 में जो कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष हुआ था, और जो कारगिल संघर्ष में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय नाम रखा गया था। तो वहाँ पर ऑपरेशन विजय है, और यहाँ पर क्या है, आपका ऑपरेशन अजय है। तो भारत ने इजराइल से लौटने के लिए इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा, यानी कि जो भारतीय नागरिक इजराइल से वापस आना चाह रहे थे, उनके लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। इजराइल और आतंकी संगठन हमास क्या है, एक आतंकी संगठन है, के बीच जारी युद्ध को देखते हुए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। ऑपरेशन अजय में इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। यह कोई बचाव अभियान नहीं है, यानी कि कोई बचाव अभियान नहीं है, जो भारतीय आना चाहते हैं उनके लिए था। आगे देखिए, इस अभियान में सिर्फ उन भारतीयों को वापस लाया जाएगा जो आना चाहते हैं। इजराइल में छात्रों और पेशेवरों व्यापारियों को मिलाकर लगभग 18,000 भारतीय रहते हैं। तो यहाँ पूछ लेगा, भारतीयों को इजराइल से वापस आने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया, तो ऑपरेशन अजय चलाया गया। आगे देखेंगे, भारत चीन ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की। भारत चीन ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की। 9 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक चुशुल मोंडो सीमा पर आयोजित की गई। भारत और चीन प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्र के माध्यम से बातचीत की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाएगा, के पास लंबित मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान के लिए वार्ता की। यानी जो भारत और चीन के मध्य लद्दाख में जो सीमा रेखा है ना, उसको क्या कहा जाता है, LAC कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और LOC किसको कहा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य चीन में जो नियंत्रण रेखा, उसको क्या कहा जाता है, LOC कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये 20वें दौर की बैठक हुई थी भारत और चीन के मध्य। आगे देखेंगे, इस बैठक में भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत के सैन्य अधिकारियों ने चीन पर लद्दाख के देपसांग और डोमचुक से अपनी सेना हटाने का दबाव डाला। इससे पहले 13-14 अगस्त 2023 को 19वें राउंड की बैठक में दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर विवाद को हल करने पर सहमति बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। इटली में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट। देखिए विश्व के अधिकतर देशों में तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन देखिए इटली में क्या है, वहाँ जनसंख्या कम हो रही है, यानी कि जन्म दर में गिरावट। और वो भी किस प्रकार गिरावट, रिकॉर्ड गिरावट है। तो यहाँ देखिए इटली पहले इटली पर ही चर्चा कर लेते हैं। इटली जो देश है ना, इटली ये यूरोप महाद्वीप का देश है। क्या है, ये यूरोपियन कंट्री है, और हम जानते हैं कि यह भूमध्य सागर से लगा है। कहाँ से,
भूमध्य सागर से यह देश लगा है और भूमध्य सागर से लगे होने के कारण यहाँ पर जो जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु है। भूमध्य सागरीय जलवायु अच्छी जलवायु होती है और यहाँ पर जो भी यूरोपीय देश हैं सब के सब क्या हैं, विकसित देश हैं। इटली की जो राजधानी है, राजधानी क्या है इसका, रोम राजधानी है। यहाँ की राजधानी क्या है, रोम। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोम शहर के भीतर ही विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी स्थित है। ठीक है, और वेटिकन सिटी या रोम माना जाता है पोप का निवास। किसका माना जाता है, पोप का निवास। अब पोप कौन होते हैं, ईसाई धर्म के प्रमुख होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पोप। विश्व में सबसे प्रमुख होते हैं जो ईसाई धर्म के, उनको पोप कहा जाता है। तो इटली, यहाँ की जो मुद्रा है पहले लीरा हुआ करती थी यहाँ की मुद्रा, लेकिन इसने भी जो है अब यूरो मुद्रा को अपना लिया है। किसने अपना लिया है, यूरो मुद्रा को इटली ने अपना लिया। तो यहाँ पर जो आधिकारिक मुद्रा वर्तमान में क्या है, यूरो है। तो देखिए इस देश में क्या हुआ, जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। इटली एक गंभीर जनसांख्यिकी संकट का सामना कर रहा है। इस वर्ष जन्मों की संख्या एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ISTAT के प्रारंभिक आंकड़ों से यह चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है। इस साल जनवरी से जून के बीच 2022 की इसी अवधि की तुलना में 3500 कम जन्म हुए। यानी कि पिछले साल 2022 में जितना जन्म हुआ था ना, उससे 3500 कम जन्म हुए। 2022 में, यहाँ पर देखिए 2022 में जन्मों की कुल संख्या 1.7% से गिरकर 3,93,000 हो गई। यह लगातार 14वीं वार्षिक गिरावट है, यानी कि ये लगातार 14 वर्ष से जन्म दर में यहाँ गिरावट आ रही है, जो 1861 में इटली के एकीकरण के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सबसे निचले स्तर पर यहाँ की जो जन्म दर थी 1861 में जब इटली का एकीकरण हुआ था, उसके बाद ये 2023 में हुआ, सबसे कम जन्म दर इटली में हो गया है। और लगातार जो 14वीं बार जो है यहाँ पर जन्म दर में गिरावट देखी जा रही है। प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, जियोर्जियो मेलोनी ने इस संकट से निपटने की लगभग 1 बिलियन यूरो, 1.05 बिलियन डॉलर आवंटित किए हैं। इस साइज की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में प्रजनन दर 2022 में 1.24 से घटकर 1.22 बच्चे प्रति महिला होने की उम्मीद है। देखिए जो जनसंख्या का प्रतिस्थापन दर होता है ना, प्रतिस्थापन दर का मतलब एक जोड़ों पर जो जनसंख्या की जन्म दर होती है इसको प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। वो 2.1 होना चाहिए। अगर ये है रेशियो ना, तो जनसंख्या में कमी नहीं होती है, तो जनसंख्या स्थिर मानी जाती है। लेकिन अगर 2.1, इसका मतलब जानते हैं 2.1 जो प्रति कपल या पर कपल आप कह सकते हैं कि जो प्रति कपल के जो बच्चे हैं ना, वो 2.1 होने चाहिए। उनके पास जो बच्चे होंगे ना, जो जन्म लेंगे, वो उन 2.1 होने चाहिए एक कपल के पास। अगर इससे कम है तो जनसंख्या में गिरावट हो रही है, अगर इससे ज़्यादा है तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ तो 2.1 से काफ़ी नीचे आ गया, यहाँ पर 1.2 से यहाँ पर देखिए 1.24 आ गया है, 2.1 से 1.24 आ गया है। यानी कि एक कपल का मतलब पति पत्नी के पास जो बच्चे हैं ना, वो 1.2 है। ठीक है, और 1.24 से भी कम हो गए, 1.22 हो गए। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि स्थिति भयावह है। आगे देखेंगे, भारत तीसरे कार्यकाल के लिए AIDB का अध्यक्ष। अब AIDB क्या है देखेंगे। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म आप कहेंगे एशिया पैसिफिक मतलब एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट, प्रशांत मतलब है प्रशांत महासागर, फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट
का अध्यक्ष के रूप में 6 अक्टूबर 2023 को फिर से चुना गया है। तीसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया। भारत इससे पूर्व 2018 से 21 से 23 एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में 2 कार्यकाल पूर्ण कर चुका है। लगातार तीसरा कार्यकाल भारत को मिला है इसका AIDB का अध्यक्ष बनने के लिए। AIDB यूनेस्को के तत्वावधान में 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। AIDB यूनेस्को के तत्वावधान में स्थापित किया गया था, 1977 में स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। भारत AIDB के संस्थापक सदस्यों में से, यानी कि जब इसकी स्थापना 1977 में हुई थी तब भी भारत इसका सदस्य था। इस संगठन में वर्तमान में 144 देशों के 92 सदस्य संगठन शामिल हैं। इसमें 26 सरकारी सदस्य शामिल हैं जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक एवं 44 सहयोगी संगठन करते हैं। इनमें एशिया प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब देशों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती AIDB में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि निकाय है। तो ये पूछेगा किस कार्यकाल के लिए भारत जो AIDB का अध्यक्ष बना है, तो तीसरे कार्यकाल के लिए है। AIDB का स्थापना हम लोग जान ही लिए हैं कि जो है इसकी स्थापना हुई थी जो है 1977 में यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से इसका भारत क्या है, सदस्य है। चलिए आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण है चूँकि मालदीव भी भारत के उपमहाद्वीप में लगभग शामिल ही किया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में, और भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भी है। देखिए मालदीव क्या है, एक द्वीपीय देश है। क्या है, एक द्वीपीय देश है, ठीक। द्वीपीय देश का मतलब एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है, सागरी जल है, इसलिए एक द्वीपीय देश है, छोटा देश है। और भारत के दक्षिण में है, अरब सागर में स्थित एक देश है। और इसकी राजधानी तो हम लोग जानते हैं, इसकी राजधानी क्या है, माले। इसकी राजधानी क्या है, माले। और यहाँ की जो मुद्रा है ना, मुद्रा क्या है आपका मालदीव रुपया। मुद्रा क्या है, मालदीव रुपया। जैसे श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया या श्रीलंकाई रुपया, वैसे मालदीव की जो मुद्रा है ना, मालदीव मुद्रा या मालदीव रुपया, यहाँ की जो मुद्रा है मालदीव रुपया या मालदीवियन रुपीज। देखिए यहाँ पर जो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, और यहाँ पर जो नए राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम क्या है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। क्या नाम इनका, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया। किसको हराया था, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। देखिए मालदीव देश इसलिए महत्वपूर्ण है ना, जो भारत में विश्व में जो राष्ट्रों का ध्रुवीकरण होता है ना, तो जो बड़े देश हैं जैसे चीन, अमेरिका, भारत, ये देश जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, उनको अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। तो अब मालदीव पर नज़र चीन की भी रहती है। चीन चाहता है कि मालदीव उसके नियंत्रण में रहे, और भारत ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि ये अगर कोई देश या पड़ोसी देश चीन के नियंत्रण में हो जाता है या चीन समर्थित हो जाएगा, तो भारत के लिए वो जो है अच्छा नहीं होगा, भारत के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा कभी न कभी भविष्य में। तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद मुइज्जू ने जो इस समय जो ये बने हैं राष्ट्रपति ना, ये इनको माना जाता है चीन समर्थक माना जाता है, चीन समर्थक माना जाता है। और इसके पहले जो राष्ट्रपति थे ना, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, वो भारत के समर्थक थे। उनका जो अधिकतर पक्ष भारत के समर्थन में ही रहता था। तो अब ये ऐसा माना जाता है कि ये भारत के लिए अच्छी घटना नहीं है। तो देखिए मालदीव में 9 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत न मिलने के कारण 30 सितंबर को दूसरे दौर का चुनाव आयोजित किया गया। मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है, देखिए लिखा भी है।
मोहम्मद मुइज़्ज़ को चीन समर्थक माना जाता है, जबकि इब्राहिम मोहम्मद सोलह के कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव के साथ रिश्ते मजबूत हुए थे। मुइज़्ज़ को 54% मत मिले। मोहम्मद मुइज़्ज़ ने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट का नारा दिया था। ये देखिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देखिए, इंडिया आउट यानी कि भारत बाहर का नारा दिया था, यानी कि वो भारत के विरुद्ध में उसने चुनाव लड़ा था और अभियान चलाया था ना इंडिया आउट। इसलिए ये जो चुनाव परिणाम वहाँ पर आया तो भारत के पक्ष में नहीं है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। एक तो पूछ लेगा कि मालदीव के हाल ही में कौन राष्ट्रपति बनाए गए, तो उनका नाम जो है पूछ लेगा। और एक चीज़ और यहाँ पर जो है उनके नाम के साथ जो है ये किस पार्टी में है, तो वो पार्टी का नाम भी पूछ लेता है। पार्टी का नाम देखिएगा इसमें है कि कहीं नहीं। हाँ देखिए पार्टी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि किस पार्टी के प्रत्याशी थे, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में आगे लिखा मालदीव विपक्षी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, यानी कि इसका नाम क्या है, PPM प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। इसी के उम्मीदवार थे डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़। इन्होंने ही राष्ट्रपति का पद वहाँ पर संभाला है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर और नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।